हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो 10th कंपोजिट हिंदी वालों के लिए यूज़फुल रहेगा। चैप्टर सेकंड, खोया हुआ आदमी। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है सुशांत सुप्रिय। आखिर खोया हुआ आदमी कौन है? एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है, जिसे ना अपना मज़हब याद है, जिसे ना अपना नाम याद है, जो अपनी पहचान भुला चुका है। उस खोए हुए आदमी की बात हो रही है इस कहानी में। क्योंकि देखो, हम आज कौन है ये हमें कैसे पता चलता है? हमें हर रोज़ बताया जाता है कि भाई बेटा, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लेखक जो है यहाँ पर एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जो खो चुका है, जिसे कुछ नहीं पता है। उसे बस इतना पता है कि वो इंसान है और वो अपने आसपास वाले लोगों की मदद करना चाहता है, बस। तो ये जो कहानी है, ये जो लिखा है वो इसका मतलब है ही नहीं। इसके साथ में एक पैरेलल दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। तो आपको उस मीनिंग के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो जब भी मैं रीड करता हूँ तो जो लिखा है वो उसका मतलब नहीं होगा। मैंने बोला इसके पैरेलल एक पूरा दूसरा मैसेज ही चल रहा है। जो स्टोरी है वो एक्चुअली ये लेखक बताना ही नहीं चाहता। ये स्टोरी, वो इस स्टोरी के पीछे जो छुपी हुई भावना है वो समझाना चाहता है हमें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। दूर दराज यानी काफ़ी दूर है वो, ठीक है, रिमोट एरिया है। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। तो कुत्ते उस आदमी को देख रहे हैं, चिथड़े यानी पुराने टूटे फूटे फटे पुराने कपड़े। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा यानी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा भौंकने लगे उसके ऊपर। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। उसे परेशान करते रहे बच्चे भी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था, यानी वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो उसे परेशान कर रहे थे पर आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। संयोग से यानी आश्चर्य की बात है, अचानक से किसी ने देखा उसको। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया, करीब यानी पास, तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसने उसे उसमें गरिमा के चिन्ह देखे। यानी उस इंसान के चेहरे पर खोया हुआ सा भाव था कि वो कहीं खो गया है, कंफ्यूज है वो। उसके बाद भी गरिमा थी। गरिमा यानी डिग्निटी थी, यानी कि उसके चेहरे पर क्या थी? डिग्निटी देखने को मिल रही थी। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, ये इंसान जो है वो पागल नहीं हो सकता, ऐसा उसे लगा। उसने सोचा, किसने? वो भले आदमी ने, जिसने बच्चों को पत्थर फेंकते हुए रोका था। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। आगंतुक यानी आने वाला। आने वाला वो नया पागल आदमी था, खोया हुआ आदमी था। तो उसको उसने भले व्यक्ति ने पूछा कि भाई आखिर तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने वो कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। उसको खाली इतना पता चला कि वो खो गया है। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया, यानी उसने इरादा पक्का किया कि वे उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। यानी सब लोग उसे क्या कहकर बुलाने वाले हैं? खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति यानी याददाश्त, यानी जो उसे याद था वो लोप हो चुका था, यानी गायब हो चुका था। यानी उसकी सारी याददाश्त गायब हो चुकी थी। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। यानी जहन यानी दिमाग, यानी उसके दिमाग से उसका नाम और पता खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, यानी उसे अपनी जात और धर्म भी पता नहीं था। लेकिन उसने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। लेकिन उसका जो खोयापन था उसमें भी कुछ तो जाना पहचाना लग रहा था, जो उसे अपना सा बना रहा था। कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है ना कि अपना सा लग रहा है, पहली बार मिले हैं फिर भी। लिहाजा, लिहाजा यानी इसलिए जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। तो सभी ने क्या बोला कि खोया हुआ आदमी तो अपना सा लग रहा है।
उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। तो उन्होंने सोचा कि इसे इधर यहीं रख लेते हैं। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, वो खोया हुआ आदमी। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी, यानी आवाज़ बहुत ही मीठी थी उसकी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। यानी वो ऐसा गाना गाता कि जो गाय और भैंसें हैं वो उसकी स्वर लहरी यानी उसके गाने के आवाज़ से मंत्रमुग्ध होकर, यानी कि मोहित होकर के, मोहित समझ में आता है, हिप्नोटाइज होकर के वो ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते, यानी उसका गीत सुनने के लिए चले आते। जैसे कृष्ण के साथ होता ना, वो जब बांसुरी बजाते तो सारे जानवर, इंसान, पशु पक्षी सब उसकी तरफ, उनकी तरफ दौड़े चले आते। वैसे गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत की युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। तो जो बुजुर्ग थे जब उसके गीत को सुनते तो उनको भी अपनी युवावस्था यानी अपनी जवानी याद आ जाती। अतीत यानी पास्ट, भूतकाल। तो उनको अपने भूतकाल में जो वो जवान थे, जब वो बूढ़े बुजुर्ग, तो उन्हें वो याद दिला देता वो गाना। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां और ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू पता है ना, वो जो रात में चमकते नहीं है जुगनू, वो। गांव के बच्चे भी, ये एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जुगनू। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। तो बच्चे भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो उनको मोहित कर देता था, यानी उनको हिप्नोटाइज करके अच्छे गाने सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। अब कुत्ते भी उसको नहीं भौंकते थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। जैसे गार्ड ऑफ ऑनर चलते ना, चार चार लोग आसपास चलते और बीच में कोई जिसको ऑनर दे रहे हैं वो चलता है, वैसे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया, वृद्धा यानी बूढ़ी औरत, कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी। स्त्री यानी औरत, तो एक गरीब औरत थी। और दरअसल मतलब एक्चुअली में या हकीकत में, जो घास काट कर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। तो वो जो औरत थी वो घास काटती और उपले थाप कर, उपले यानी जो गोबर होता है उसको एक शेप दे देते हैं, ऐसा रोटी जैसा थोड़ा सा मोटा रखते हैं उसको, फिर उसको सूखने देते हैं, तो उसको उपले बोलते हैं। और और वो जलाने के काम आता है, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। पेड़ पौधों की लकड़ियाँ भी काटती और अपना जीवन चलाती थी, उनको बेच करके वो अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुआ आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। तो उसने उसकी बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से रखा उसको। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, यानी ऐसा लगता कि वो, प्रतीत होता यानी लगता, यानी ऐसा लगता कि वो पशु पक्षियों से बात कर रहा है। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। आंधी तूफान तो पता है, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात यानी वो पानी वाला बवंडर, ठीक है। और ओले पड़ते यानी बर्फ गिरते, या टिड्डियाँ आने वाली होती, टिड्डियाँ पता है ना, ये अभी बीच में आई थी वो। आगाह कर देता यानी पहले से उनको चेता देता था, यानी उनको चेतावनी दे देता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार यानी बड़ी जोर से। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। तृप्त हो गई यानी सेटिस्फाई हो गई, वो संतुष्ट हो गई, यानी जो ज़मीन सूखी थी वो संतुष्ट हो गई, यानी उसको पानी मिल गया। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे, यानी सभी लोग जो उस बारिश में खेल रहे थे, नहा रहे थे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। चहेता हो गया यानी सबका फेवरेट बन गया वो। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। दलित यानी गरीब लोग जो निचली जाति के होते हैं वो। कुछ मुसलमानों के और कुछ मुसलमान लोग थे, तो वो अलग जगह पे रहते थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे, यानी दलितों से और मुसलमानों से लोग अलग रहते थे।
खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली, यानी उसने उनसे भी दोस्ती कर ली, क्योंकि खोए हुए आदमी को तो पता ही नहीं है ना कि वह कौन सी जाति का है या कौन से धर्म का है। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, दैनिक यानी रोज के डेली के जो काम होते हैं उसमें वो मदद करता, उनके कर्तव्य समझता, यानी उनके जो ड्यूटी है वो भी समझता कि सब लोग तो एक जैसे हैं, तो सबके लिए हमारी ड्यूटी भी सेम होनी चाहिए, कर्तव्य भी हमारे सेम होने चाहिए। उन्हें उनके एकाधिकारों के उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता, किन्हें, दलितों को और मुसलमानों को। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे कि भाई हमें भी गांव के अंदर आने दो, हमें भी किनारे पे क्यों रखा है, गांव के एक छोर में क्यों रखा है हमें। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ, और जो बड़े लोग थे उनको भी जब समझाया तो वो असर हुआ उसका। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, यानी जो लोग गरीबों को, दलितों को जो शोषण करते थे, शोषण यानी उनका गलत फायदा उठाते थे, वो भी बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता यानी जो ये धर्म को लेकर के जो मगजमारी करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। और जातिवाद मतलब जाति को लेकर के जो करते हैं, तो वो दूर हुई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो वे बैठकर आपस में निपटा लेते। उनके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, यानी औरतों को अच्छे से नहीं रखते थे, औरतों के साथ भेदभाव होते थे, अभी भी होते हैं कुछ कुछ जगहों पर। तो खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई। फिर सारी स्त्रियों ने अभी अपना भाई क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट चालू कर दिया, और पुरुषों के खिलाफ क्या हो गई, एकजुट हो गई, यानी मिल गई वो। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए, तो अभी औरतों के खिलाफ जो अत्याचार होते थे वो भी बंद हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव के इस गांव से करीबी कस्बों की दूरी 3 दिन की थी। जो सबसे पास का जो टाउन है, शहर, कस्बा और गांव, शहर सबसे बड़ा, कस्बा उससे छोटा और गांव सबसे छोटा, ठीक है। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता, तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया, यानी इंस्पायर किया, कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। तो गांव में अभी जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसकी दुकान उन्होंने खोलने के लिए बोला, मैन्योर बेसिकली। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, परिश्रम यानी मेहनत। उनकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। उसकी मदद किसकी, खोए हुए आदमी की। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, यानी बहुत अच्छी फसल हुई, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी, जैसे खाली वो वहाँ रह ले तो उसी में वो आगे बढ़ेंगे। बरकत होना यानी कुछ बढ़ना, जब कुछ बढ़ता है तब हम बोलते हैं कि बरकत हुई। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, यानी सारे इलाके वाले लोग उससे प्यार करने लगे। पड़ोस के अन्य गांवों में भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक यानी तारीफ करने वाले। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, यानी उसके ऊपर डाउट करते थे। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लेकिन उसका जो चेहरा था इतना अच्छा, भरोसा करने लायक था, और व्यवहार इतना सरल था और सहज यानी नेचुरल था, कि जो उसके आलोचक थे, यानी जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, जो उसकी बुराई करते थे, वो भी उसके प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, कोई मैजिकल पावर से, ऐसा लगता था, जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। इस वजह से वो जो जितने भी परेशानियाँ आती है उनके हल ढूंढ लेता है, यानी उसके समाधान ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। उसने बोला कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता। वो हमेशा क्या बोलता कि तुम्हारी मेहनत की वजह से ऐसा हुआ है। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं
खुद को पहचानो कि तुम्हारे पास भी सारी शक्तियाँ हैं, बस पहचानो। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाओ, यानी अपने काम को जो वो रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी में, और सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, यानी एक दूसरे से जुड़ो और दूसरों को जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया, यानी लोग एक्साइटेड हो गए। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। भीषण यानी जोर की, गड़गड़ाहट यानी आवाज़ जो आती है ना, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ वो, और बिजली जो है वो कड़कने लगी। तभी कई सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। यानी बिजली इतनी जोर से चौंधियाती थी कि रात में भी दिन होता ऐसा लगता, इतनी जोर जोर से जो है वो बिजली कड़क रही थी। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। जैसे जोर से कोई बिजली गिरी हो ना, वज्रपात यानी वज्र जो है इंद्र का अस्त्र है वैसे, तो वज्र जैसा भयानक अस्त्र और कोई नहीं है, तो उसके जैसा कोई बिजली गिरी कहीं पर। लोग अपनी सांसों की दुख दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, यानी लोग अपनी सांसों को संभाले हुए अपने घरों में दुबके यानी छुपे हुए बैठे थे। सारी रात मौसम बौराया रहा। बौराना यानी पागल हो जाना। तो रात जो मौसम पागल हुआ था, जब पागल हुआ था मतलब बहुत बुरा मौसम हुआ था। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झुर्रियों में से घुसकर सभी घरों में समा गई थी। गंधक जो है वो एक केमिकल है, ठीक है। तो उस केमिकल की बात हो रही है कि उसकी जो खुशबू है, उसकी जो बास है, वो गंध जो है पूरे गांव में फैली थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों के से गैस रिसाव एवं विस्फोटक का दुष्परिणाम था। तो बाद में पता चला कि जो वो जो गंध आ रही थी वो गंधक की, वो जो कारखानों में से गैस निकलती है, जो रिसाव होता है यानी लीक होती है, और विस्फोटक जो थे उनका दुष्परिणाम यानी बुरा परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। ज़मीन निगल गई मतलब लिटरली नहीं, मतलब वो कहीं खो गया था, पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया, कहीं नहीं मिल रहा वो। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे, यानी उसके बिना बहुत ही बुरी हालत थी सबकी। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया यानी कसम खाई कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो ये हमें क्या बताना चाहता है कि हमें भी अपने आप को भूल जाना है और बस इंसान है ये याद रखना है। खैर, शब्द संसार करना है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, और यहाँ साइड में देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। ये सांप्रदायिक सौहार्द पर अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। तो अभी अध्यापक के साथ मत करना, ये चर्चा तुम्हें लिखना है, ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द पर एक डिस्कशन लिखना है आपको, ठीक है। और ये पीछे के क्वेश्चंस हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर ये अभिव्यक्ति करनी है, मानवता ही धर्म, सच्चा धर्म है, अपने विचार लिखने हैं। भाषा बिंदु करना है। अव्यय शब्द हैं हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। फिर विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है।
चलो तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं आज का। सो होमवर्क टाइम पे कर लेना। बाय बाय बच्चों।